Welcome to the second lecture of Visual Programming. In this lecture, we will discuss about the C#. This lecture consists of introduction to C#. We just introduce C# in this lecture and we will discuss in detail in upcoming lectures. C# is a powerful computer programming language that used to build substantial computer applications. You people know that every computer language is used to build different computer applications. Some are the specialized programming languages which are used for the special purpose application. For example, we can build web-based application by using ASP.NET, PHP or some other like languages. C# भी उसी तरह की एक लैंग्वेज है जो कि हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है. In 2000, Microsoft announced the C# programming language. C# has roots in the C, C++ and Java programming languages. तो जो हमारी C# है, जो आप लोग C, C++ पहले पढ़ चुके हुए हो, तो उससे ये मिलती जुलती लैंग्वेजेस है. यानी यहाँ इसके रूट्स वहाँ पे हैं या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वहाँ से ड्राइव हुई है. इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं जावा जो हमारे पास होंगी सिमिलर कैपेबिलिटीज टू जावा एंड अप्रोप्रिएट फॉर द मोस्ट डिमांडिंग ऐप डेवलपमेंट टास्क, स्पेशली फॉर बिल्डिंग द टुडे डेस्कटॉप एप्लीकेशन. जो आजकल की हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं ज़्यादातर ये C# जो है ना उनको बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है. लार्ज स्केल इंटरप्राइज ऐप एंड वेब बेस्ड ऐप को बिल्ड करने के लिए भी हमारे पास यूज़ होती है. एंड मोबाइल एंड क्लाउड बेस्ड ऐप, जो हमारे पास मोबाइल या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं उनको बिल्ड करने के लिए भी C# यूज़ की जा सकती है. तो हमारी यानी C# और जावा की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सेम हैं. ये उन सब के लिए क्या जिस काम के लिए हमारी जावा यूज़ की जा सकती है वहाँ पे हम C# भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो हमारी जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द C# की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C# इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. कि हमारी C# जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे हमारे पास दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज हैं C++ आप लोगों ने पढ़ी, जावा हो गई, ये सारी क्या है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज हैं. हम पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ चुके हुए हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, तो जो लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है. तो जो हमारी C# है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स को यूज़ करती है, इसलिए जो हमारे पास हम ये कहते हैं कि C# इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. C# हैज़ एक्सेस टू द पावरफुल .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, FCL जो हमारे पास फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी यानी उसको एक्सेस करती है. जैसे हमारे पास अगर C, C++ की बात करें तो हम उसकी हेडर फाइल्स यूज़ करते थे, ठीक है. इसके अंदर कोई हेडर फाइल्स हमारे पास यूज़ नहीं हो रही होंगी, हमारी क्लास लाइब्रेरीज़ यूज़ होंगी. जो हमारी जो बिल्ड फंक्शन वगैरह हो गए, जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हो गए जो हमारे पास ऑलरेडी हमें बने हुए हैं वो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी से हमें मिलेंगे. इस तरह फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी हमारे पास क्या है, वास्ट कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ट क्लासेज. यानी इस FCL के अंदर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है. और क्लासेस का कंसेप्ट आप लोग जानते हो कि हमारे पास क्लास के अंदर क्या होते हैं, डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस होते हैं जो हमारे किसी स्पेशल काम के लिए यूज़ हो रहे होते हैं. जो भी हम एक स्पेशलाइज क्लास बनाते हैं उस क्लास के अंदर फिर हम उससे रिलेटेड क्या बना रेलिवेंट क्या बना देते हैं, उसके फंक्शंस बना देते हैं जो उस क्लास के मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं. तो जो हमारी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ट क्लासेस है. और क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं, मीन के हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं. दैट एनेबल यू टू डेवलप द ऐप्स क्विकली, जो जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से ऐप बना सकते हैं. जल्दी से क्विकली ऐप से क्या मुराद है, देखिए जब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जब मोस्टली चीज़ें जब हम इसकी बात करेंगे FCL की तो हमें बनी बनाई यानी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की आगे भी हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे.
तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन होती हैं, हम सिर्फ उनको इंक्लूड कराते हैं, उसके अंदर शामिल करते हैं, ठीक है, और अपना काम चला लेते हैं। तो जब हमें काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये चीज़ें बिल्ड करना ईजी हो जाता है और जल्दी हमारे लिए बिल्ड हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी शार्प, सम की कैपेबिलिटीज ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, कि हमारी जो क्लास लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, की कैपेबिलिटीज़ उसकी कौन कौन सी हैं। डेटाबेस है हमारे पास, डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाएंगी, डिबगिंग, बिल्डिंग वेब एप्स बिल्ड कर सकते हैं, ग्राफिक्स है, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारी किसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की, FCL की। ये आगे हम देखेंगे भी सी FCL के अंदर कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं और कौन से हम क्या कर रहे हैं, उनको कैसे शामिल करेंगे। जब मैं आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट नेट फ्रेमवर्क को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और उससे जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा उसके अंदर सी शार्प की जो जितनी भी मज़ीद डिटेल के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग की हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, फाइल प्रोसेसिंग है, सिक्योरिटी है, डिबगिंग है, वेब कम्युनिकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी ये सारी कैपेबिलिटी किसके अंदर एक जगह पे हमने इकट्ठी कर ली हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। डॉट नेट की जो हमारे पास एक फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड जो बिल्टन फंक्शन हैं, बिल्टन क्लासेज हैं, वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब सी शार्प की दूसरी जो हमारे पास एक और करैक्टरिस्टिक्स है कि ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट ड्रिवन क्या होती है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता जाता हूँ कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी देखेंगे ये की प्रेस करके, मैंने ये की प्रेस की तो ये स्लाइड चेंज हुई, मैंने की प्रेस की, स्लाइड क्या हुई, स्वैप हुई, कोई और चेंज हुई। अब मेरा ये की प्रेस करना, ठीक है, ये क्या है, एक इवेंट है। अब इस इवेंट के अगेंस्ट कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, ठीक है, जैसे हमने ये डिफाइन करना होता है, ये बताना होता है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो होती है हमारे पास होती है, ठीक है, वो हम कोई ना कोई इवेंट के अगेंस्ट कोई ना कोई कोड लिखते हैं और फिर वो इवेंट के अगेंस्ट जब वो इवेंट अकर होता है तो हमारा क्या होता है, वो कोई ना कोई वो फंक्शनैलिटी जिसका हमने कोड राइट किया होता है वो हमें परफॉर्म होता है। तो यू कैन राइट द प्रोग्राम दैट रिस्पॉन्ड द यूज़र इनिशिएटेड इवेंट्स सच एज माउस क्लिक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास माउस क्लिक हो गया या अभी कीबोर्ड की प्रेस हो गई, की क्लिक हो गया, ठीक है। सी शार्प ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI और इवेंट ड्रिवन, ठीक है, हमारे पास इवेंट ड्रिवन है, मीन कि जब हम क्या करते हैं, जो इंटरफेस हमें ग्राफिकल इंटरफेस है, कि इवेंट ड्रिवन से क्या मुराद है कि हम किसी बटन के ऊपर, टैब के ऊपर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह यू कैन राइट द प्रोग्राम दैट रिस्पॉन्ड टू द यूज़र इनिशिएटेड इवेंट्स, आप ऐसा कोड लिख सकते हो जो यूज़र कोई भी इवेंट इनिशिएट करता है तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करे। जैसा कि हमारे पास माउस क्लिक हो गया, की स्ट्रोक हो गया, टाइम एक्सपायरेशन मीन के कभी टाइम कंप्लीट हो गया तो इवेंट अकर हुआ, टचेज एंड फिंगर स्वाइप, जैसे हमारे पास हम कोई टच करते हैं, फिंगर्स टच करते हैं, जेस्चर इशारों की बेस पर क्या कर सकता है, कोई भी इवेंट अकर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलने के ऊपर है। तो जेस्चर्स दैट आर वाइडली यूज ऑन द स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स के ऊपर या टैबलेट्स के ऊपर यूज़ होते हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है। इवेंट ड्रिवन के साथ साथ हमारे पास ये क्या है, विजुअल प्रोग्रामिंग है। विजुअल प्रोग्रामिंग, विजुअल स्टूडियो इनेबल यू टू यूज़ सी शार्प एज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो आप लोगों ने इंस्टॉल भी किया होगा, ठीक है, जो आप लोगों को मैं शुरू से कह रहा हूँ, इंस्टॉलेशन की मैंने वीडियो भी आप लोगों से शेयर की हुई है। तो जो हमारी विजुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये सी शार्प एज अ विजुअल प्रोग्रामिंग के तौर पर काम करती है, किसके अंदर, हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर। विजुअल स्टूडियो में सी शार्प को इस काबिल बना देता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर विजुअल प्रोग्रामिंग आ रही है। विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम देखें बच्चे, एक तो हमें एक इंटरफेस मिल रहा है कि जो हमारे समझ लें कि जिसके अंदर हम सिर्फ क्या लिख रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे, ठीक है, एडिटर के अंदर सिर्फ कोड टाइप करेंगे और हमारा काम चल जाएगा। अब विजुअल प्रोग्रामिंग जो होती है, हमें विजुअल इंटरफेस मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई बटन बनाना है तो मुझे उसकी कोडिंग नहीं लिखनी, मैं वहाँ पे ड्रॉ बटन के ऊपर या ऐड बटन के ऊपर क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा बटन ऐड हो जाता है, उस बटन की कोडिंग ऑटोमेटिकली बैक एंड पे ऐड होती है। अब मैं उसके अंदर क्या लिखता हूँ, सिर्फ ऐसा कोड लिखूंगा कि इस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होना है, या हमारे पास जब ये बटन रिलीज़ होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वो मैंने अलहदा से क्या लिखना है, उसका कोड ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने क्या किया, एक वहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली बटन ऐड हुआ और कोडिंग ऐड हो गई। तो ये हमारे पास विजुअली हमें विजुअल इंटरफेस मिल रहा है, जिसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह का कोड लिख सकते हुए। तो हमारी जो सी शार्प है, ठीक है, जब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर यूज़ करते हैं तो विजुअल स्टूडियो में इनेबल अस टू
यूज सी शार्प एज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस तरह जेनेरिक एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, अब ये हमारे पास इसकी क्या है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है। ये विजुअल प्रोग्रामिंग इसकी सी शार्प की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप किसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, सी शार्प की करैक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी एक जर्नल फंक्शनैलिटी के लिए कोई कोड लिख रहे होते हैं, मीन के जर्नल से क्या मुराद है, कलेक्शंस होती हैं। विद जेनेरिक प्रोग्रामिंग यू राइट द कोड दैट हैंडल अ कलेक्शन, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है इन द जर्नल। एंड सी शार्प हैंडल द स्पेसिफिक, ठीक है, फॉर ईच कलेक्शन टाइप। तो जो हमारी सी शार्प है वो हर एक स्पेसिफिक जो हमारी कलेक्शन टाइप के लिए क्या की जा सकती है, हम उसके अंदर कोड लिख सकते हैं। सेविंग यूर ग्रेट डील ऑफ द वर्क, जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, हम काफ़ी सारा काम हमारा बच जाता है। मीन के एक जैसी जो हमारे पास कलेक्शन होगी उसके लिए हमें एक कोड लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास हमें दोबारा यानी जेनेरिक कोड होगा, तो वो जेनेरिक कोड जो है ना हमारे पास हर किसी के लिए क्या कर सकता है, काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब हम किसकी बात करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, तो अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अब आप लोगों ने ये देखना है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग, विद द फंक्शनल प्रोग्रामिंग यू स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश इन अ टास्क बट नॉट हाउ टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। जो हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमने टास्क, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, हम ये नहीं बताते कि हमने कैसे टास्क परफॉर्म करना है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों ने, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में मेरे ख्याल में डेटाबेस नहीं पढ़ी, तो एसक्यूएल की एग्जांपल देता हूँ। तो एसक्यूएल भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम ये सिर्फ बताते हैं व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग की जब हम बात करेंगे तो हम इसके लिए बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि विद फंक्शनल प्रोग्रामिंग यू स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, हमने ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, जब हम बात करेंगे बट ये नहीं बताएंगे बट नॉट हाउ टू अकॉम्प्लिश, कि हमने ये कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो हम सी शार्प के अंदर भी यही काम करेंगे। तो फिर सी शार्प हमारी जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी है, सी शार्प हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है। तो मेरे बच्चे होप सो ये सी शार्प के आप लोग करैक्टरिस्टिक समझ आ रही होंगी कि कैसे है। अब इसका सिंटैक्स ये कैसे करना है, किस तरह करना है, हम इंशाल्लाह फोर्थ लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब करैक्टरिस्टिक ऑफ सी शार्प के अंदर, एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सी शार्प हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज, ठीक है, थ्रू ECMA इंटरनेशनल, कि जो हमारे पास यूरोपियन, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, ECMA यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। तो ये उसने उसको क्या किया था, ये हमारी सी शार्प को एक स्टैंडर्डाइज मीन के स्टैंडर्डाइज किया गया था वहाँ से ECMA के थ्रू। ठीक है, एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज सी शार्प हैव बीन स्टैंडर्डाइज, इसको क्या कह दिया, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज का नाम दिया थ्रू द ECMA इंटरनेशनल सी शार्प ऑन नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म। ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को ये पॉइंट्स बुलेट्स की फॉर्म में नजर आ रही है, तो ये सारी सी शार्प की करैक्टरिस्टिक्स में। अब नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ वाई माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनली डेवलप सी शार्प फॉर द विंडोज़। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट हैं, ठीक है, इसने किसके लिए बनाया गया था, इसने विंडोज़ के लिए बिल्ड किया था, विंडोज़ डेवलपमेंट। बट इट कैन बी यूज ऑन द अदर प्लेटफॉर्म, तो हम इसको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। वाया द मोनो प्रोजेक्ट एंड .NET कोर, ये हमारे पास क्या है, टूल्स हैं जिसके मोनो प्रोजेक्ट एंड .NET कोर, हम इनको यूज़ करते हुए हम अपनी सी शार्प लैंग्वेज को नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी जिसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, कि दूसरे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बोथ मैनेज बाय द .NET फाउंडेशन, ये किसने मैनेज किए हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट, मोनो प्रोजेक्ट एंड .NET कोर, तो ये .NET फाउंडेशन ने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। अब इनको हम यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सी शार्प को यूज़ कर सकते हैं। नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म वो हैं जहाँ पे हमारे पास को ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूजिंग एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। बट नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हम विंडोज़ से हट के कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरह इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग, हम इसके साथ इंटरनेट और वेब प्रोग्रामिंग भी सी शार्प के थ्रू कर सकते हैं। यू विल बिल्ड वेब बेस्ड एप्स विद सी शार्प, वेब बेस्ड ऐप भी बिल्ड कर सकते हो सी शार्प को यूज़ करते हुए। एंड माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि इंटरनेट जो हमारे पास है, यू विल बिल्ड वेब बेस्ड एप्स विद सी शार्प एंड माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हुए ये सारी क्या कर सकते हैं, हम वेब बेस्ड एप्स भी बिल्ड कर सकते हैं। ASP.NET को यूज़ करते हुए और या सी शार्प को यूज़ करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट जितने भी वेब बेस्ड ऐप्स हैं वो हम बना सकते हैं।
उसके बाद है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग विद एसिंक एंड अवेट। अब आप लोगों को ये पता है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है। मैं यहाँ से आप लोगों को ज़रा गाइड कर देता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग टूडे ईच टास्क इन अ प्रोग्राम मस्ट फिनिश एग्जीक्यूटिंग बिफोर द नेक्स्ट टास्क कैन बिगिन। मीन के इट्स द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन रनिंग कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन चल रही है, कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना है, उसके अंदर क्या होगा, पहले एक टास्क कंप्लीट होगा तो देन सेकंड टास्क स्टार्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग टुडे ईच टास्क इन अ प्रोग्राम मस्ट फिनिश, कि हर टास्क पहले कंप्लीट हो एग्जीक्यूटिंग बिफोर द नेक्स्ट टास्क कैन बिगिन। दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसी तरह इज द स्टाइल वी यूज़ फॉर द मोस्ट ऑफ दिस बुक। जो हमारे इस बुक के अंदर क्या होगा, ज़्यादातर ये स्टाइल यूज़ करेंगे जो अभी बुक हम फॉलो कर रहे हैं सी शार्प की। सी शार्प आल्सो अलाउ द एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कि हम सी शार्प के थ्रू एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल टास्क एट अ टाइम रन हो रहे होंगे, इन विच मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होंगे, सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। तो हमारी जो सी शार्प लैंग्वेज है, सी शार्प लैंग्वेज सपोर्ट एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोथ। तो हमारी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को क्या करती है, वो दोनों को सपोर्ट करती है हमारी सी शार्प लैंग्वेज, जिसके अंदर हम सिंक्रोनस भी बना सकते हैं और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास ये तो हमारी क्या थी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी सी शार्प की। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है डॉट नेट फ्रेमवर्क, हमने ये पढ़ना है। डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, हमने माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, इसकी हमने डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। अभी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क की, कि विजुअल स्टूडियो 2012 की हम बात कर रहे हैं। ये भी आप लोग को ये लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं, ASP.NET वेब फॉर्म्स या MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर है, वेब पेज, ठीक है, SPA, विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो ये सारी विंडोज स्टोर्स ऐप, WPF, इनको हमने डिटेल के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर मैं अभी आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट क्या है, किस तरह है, ठीक है, ये हम और कैसे वर्क करता है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। अभी आप लोगों ने किस चीज़ की करैक्टरिस्टिक देखी, सी शार्प हमारे पास कौन सी हैं, और सी शार्प से बनी, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि सी शार्प से बनी जो हमारे पास रिलेटेड ऐप्स होती हैं, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, उनको विंडोज स्टोर के ऊपर सेल कर सकते हैं। विंडोज स्टोर यू कैन सेल द ऐप्स और अदर ऑफर देम फॉर द फ्री इन द विंडोज स्टोर, कि आप लोग फ्री भी ऑफर कर सकते हो, उनको सेल भी कर सकते हो, कहाँ के ऊपर, विंडोज स्टोर के ऊपर, जो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क या सी शार्प के अंदर ऐप बनाई होंगी, ठीक है। तो हम एट द टाइम ऑफ दिस राइटिंग द फी टू बिकम अ रजिस्टर्ड डेवलपर बनना है अगर आपने, किसके ऊपर, विंडोज स्टोर के ऊपर, उसकी कास्ट कितनी है, $19 फॉर इंडिविजुअल्स, यानी अगर आप कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हो तो $99 फॉर द कंपनीज। माइक्रोसॉफ्ट रिटेन 30% ऑफ द परचेज प्राइस, ठीक है, मोर इन, जो हमारे पास ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की 30%, ठीक है, हमारे पास परचेजेज हैं वो यहाँ से होती हैं सम मार्केट। सी द ऐप डेवलपर एग्रीमेंट फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है विंडोज स्टोर की तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो होप सो आप लोग को सी शार्प का कुछ आइडिया हो गया होगा कि सी शार्प हमारे पास क्या है और सी शार्प कैसे वर्क करती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद अब इसकी डिटेल में जाएंगे, डॉट नेट फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सी शार्प का सिंटैक्स की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ मेरे बच्चे लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। अगर आप लोग लेक्चर नहीं सुनेंगे, मैं हर लेक्चर के अंदर ये रिवाइज़ करूँगा, तो आप लोग के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना और इस सब्जेक्ट को कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट में रह गए तो इसमें इनके आप लोग अपना प्रैक्टिकल वर्क रह जाएगा। तो जीते रहें, खुश रहें।